हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए, जो B.Com स्टूडेंट के लिए, यानी कि जो कॉमर्स सब्जेक्ट आता है B.Com का। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने आपको अभी 2 दिन पहले वीडियो डाली थी, वो 2021 का पेपर था और 2020 का पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उस पर कमेंट कर दीजिए। आप बताइए कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। इसी तरह मैं आपको दूसरे या तीसरे दिन आपके लिए B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, और आपकी प्रिपरेशन मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से कराऊँगा। ठीक है भाई, तो जो आपका B.Com और M.Com जो स्टूडेंट है और जिन्होंने B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर रखा है और जो 6 जुलाई को पेपर होने वाला है, उसमें 50 क्वेश्चन B.Com लेवल के आएंगे। ठीक है, यानी कि आपके मेन सब्जेक्ट के आएंगे। उसमें हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके सबका इंक्लूड आते हैं 50 क्वेश्चन। तो देख ले कि भाई 50 क्वेश्चन किस टाइप का आते हैं आपके। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51। एक साझेदार का दायित्व किस प्रकार का होता है? एक साझेदार का दायित्व, ऑप्शन दे रखे 4। पहला ऑप्शन दे रखा है भाई असीमित साझेदार। ठीक, यानी कि असीमित होता है। ऑप्शन बी, लाभ में उसके अंश की सीमा तक सीमित होता है। ऑप्शन सी, उसकी सीमा की पूंजी तथा सीमित होती है। ऑप्शन डी, उसकी हानि के अंश तक सीमित होती है। तो आपको मैं बताता चलूँ, एक साझेदार का जो दायित्व होता है वो हमेशा असीमित होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि एक साझेदार का जो दायित्व है वो असीमित होता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 जो है, यानी कि आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि भाई जो आपके 2 पेपर होंगे, ठीक, एक सुबह की मीटिंग में और एक शाम की मीटिंग में। ठीक, और आपकी जो शाम की मीटिंग में जो पेपर होगा मेन सब्जेक्ट में, उसमें 50 क्वेश्चन तो भाई रीजनिंग के होंगे और 50 क्वेश्चन आपके होंगे मेन सब्जेक्ट यानी कि कॉमर्स के। ठीक, तो एक से लेकर 50 तक तो रीजनिंग के है और क्वेश्चन 51 से लेकर 100 तक के आपके मेन सब्जेक्ट के स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 52 है, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के निदेशक मंडल का चयन किया जाता है। जो आपकी जॉइंट कैपिटल वाली पूंजी होती है और उसका जो डायरेक्टर होते हैं वो किसके द्वारा होता है, मतलब उसका यानी कि उसको कौन चुनता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखते हैं। ऑप्शन पर निगाह डाल देते हैं भाई, किस प्रकार के ऑप्शन पूछ रखे हैं। ऑप्शन ए, कर्मचारियों द्वारा। ठीक, ऑप्शन बी, सामान्य जनता द्वारा। ऑप्शन सी, सरकार द्वारा। और ऑप्शन डी, अंशधारियों द्वारा। तो आपको मैं बताता चलूँ, आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अंशधारियों द्वारा। ठीक है, आपको जो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है उसका जो निदेशक मंडल है, उसका निदेशक मंडल का जो चयन होता है वो अंशधारियों द्वारा होता है। यानी कि जो शेयर्स होल्डर कंपनी में अपनी पूंजी लगाते हैं वे निदेशक मंडल का चयन करते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अंशधारियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में दे रखा, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का प्रतिपादन, ठीक, FW टेलर ने किया है। ठीक भाई, तो ऑप्शन देख लेते हैं, समिति संगठन। ऑप्शन बी, क्रियात्मक संगठन। ऑप्शन सी, रेखा व कर्मचारी संगठन। और ऑप्शन डी, रेखा संगठन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक भाई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रियात्मक संगठन। FW टेलर ने क्रियात्मक संगठन का प्रतिपादन किया था। तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं भाई, आपको ये क्वेश्चन कहाँ किस किस बुक में से मिल जाएगा। आपकी जो व्यापारिक संगठन की बुक है, ठीक भाई, व्यापारिक संगठन की बुक है उसमें से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। एक आपका होता है भाई M.Com में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, उसमें ये मिल जाएगा आपको FW टेलर। और एक B.Com सेकंड ईयर में मैनेजमेंट का पेपर होता है, ठीक, बिजनेस मैनेजमेंट का, उसमें आपको ये कोई
क्वेश्चंस मिल जाएगा, मतलब थ्योरी पढ़ने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको हाई स्कूल यानी कि इंटर और ग्रेजुएशन की बुक में से सारा ही आपका ये सिलेबस इंक्लूड होता है, यानी कि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 54 SDR है। अब SDR क्या है भाई, ये देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा, एक दायित्व है। दूसरा ऑप्शन दे रखा एक कागजी स्वर्ण है। ऑप्शन सी दे रखा एक संपत्ति है। ऑप्शन डी एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर है वो एक बी है। क्या है भाई, आंसर बी है, यानी कि एक कागजी स्वर्ण होता है, एक विशेष आहरण अधिकार होता है जो विदेशी आरक्षित मुद्रा होती है भाई। ठीक, और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इसका प्रबंध या निर्देशन किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, SDR, यानी कि इसको पूरा नाम होता है स्वर्ण मुद्रा भूमिका। ठीक है भाई, ये इसका पूरा वो नाम है। कागजी स्वर्ण के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से, कागजी स्वर्ण के नाम से इसको जाना जाता है, SDR को। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई भाई आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, विभेदात्मक मजदूरी निर्धारण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है या किस विधि का प्रयोग होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन है मेरिट रेटिंग के अनुसार। दूसरा ऑप्शन कार्य डिजाइन। ऑप्शन सी कार्य मूल्यांकन। ऑप्शन डी कार्य विश्लेषण। तो इसमें जो आपका आंसर है वो आंसर हो जाएगा इसमें भाई आपका ए। जो विभेदात्मक मजदूरी है जिस विधि का प्रयोग होता है वो मेरिट रेटिंग के अनुसार होता है। ठीक है, जिसमें क्या है भाई, दरें यानी कि मजदूरी की दरें निर्धारित होती है। न्यूनतम मजदूरी दर या औसत या अधिकतम दर, यानी कि इस मेरिट रेटिंग के अनुसार हर मजदूरी की दर निर्धारित होती है कि किस मजदूर को किस प्रकार की मजदूरी देनी होती है। ठीक, इस प्रकार की इसमें से मेरिट रेटिंग के अनुसार विभेदात्मक मजदूरी विधि का प्रयोग किया जाता है भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब देखो इसमें हमें असत्य ढूंढना है, कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं भाई। तलपट में दिया गया अंतिम रहतिया लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी ह्रास संपत्ति के मूल्य को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए आय होती है। ऑप्शन डी शुद्ध लाभ आय के लिए एक दायित्व है। अब देखो, अगर पहला ऑप्शन क्या करा, तलपट में दिया गया अंतिम रहतिया, अगर तलपट में अंतिम रहतिया दिया गया हो तो वो कहाँ दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है भाई बैलेंस शीट में, लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया जाता। इसलिए ये ऑप्शन इसमें राइट है, क्योंकि निगेटिव पूछ रहा, ये पूछ रहा असत्य। असत्य का मतलब है निगेटिव, और निगेटिव का इसमें पहला ही ऑप्शन इसमें निगेटिव है। क्यों, क्योंकि आपका जो तलपट है, तलपट में अगर इनके ट्रेल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक क्या पूछ रहा, अगर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, उन कह रहा कि लाभ हानि खाते में दिखाया जा, बल्कि लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया जाता, वो सीधा बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है भाई, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया जाता है। इसलिए इसमें यही कथन असत्य है, बाकी सारे इसमें राइट है। सॉरी। ठीक है भाई, जहाँ भी आपके डाउट क्लियर ना हो मुझे बता देना कमेंट कर करके भाई। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, उस मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं आपकी 50 क्वेश्चन की जो आपकी सीरीज़ है, यानी कि मेन सब्जेक्ट की, मैं वो लाता रहूँगा। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, अपनी बुक से भी तैयारी कीजिए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी 100% की तैयारी करा रहा हूँ, और आप अपनी ही तरफ से भी तैयारी कीजिए। मैं बुक बता रहा हूँ, एक तो इंटर की ले लीजिए बुक, आपको जो अकाउंट की बुक होती है उसकी पहले चैप्टर से लेकर और आखिर तक के
उसमें आपको क्या करना, एक तो आपको जनरल एंट्री यानी कि एक तो आपको दोहरा लेखा प्रणाली वाला चैप्टर करना है भाई, ठीक है। मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या कौन कौन से मतलब जो इंटर की फाइनल अकाउंट की बुक होती है उसमें से कौन कौन से चैप्टर की तैयारी करनी है, ठीक है। आपको मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा किस किस बुक से आपको क्या क्या कंटेंट तैयार करना है, कहाँ से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, यानी कि पूरी बुक नहीं पढ़नी, सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। बाकी मैं आपको तैयारी करा ही रहा हूँ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की, ठीक है, जो 6 जुलाई को पेपर है इसका, ठीक है। दिन बहुत कम बच रहे हैं, पर मैं अपने इस जितने भी दिन है पूरा इफेक्ट ला रहा हूँ कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेटेरियल प्राप्त हो सके, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 57, व्यक्तिगत तथा वास्तविक खातों में हुई अशुद्धियों का प्रभाव पड़ता है। अब किस में पड़ता है भाई, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है व्यापार खाते पर, दूसरा ऑप्शन है लाभ हानि खाते पर, और तीसरा ऑप्शन है लाभ हानि समायोजन खाते पर, और चौथा ऑप्शन है चिट्ठे पर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो व्यक्तिगत है यानी कि पर्सनल और वास्तविक, यानी कि आपकी जो एक तो पर्सनल अकाउंट है और एक आपके एसिस्ट अकाउंट है, ठीक। इनका जो अशुद्धियों का कारण है वो किस पे पड़ेगा ज़्यादातर, वो आपका पड़ेगा आर्थिक चिट्ठे पर यानी कि बैलेंस शीट पर। इसमें यही राइट है, ठीक। बैलेंस शीट पे व्यक्तिगत और वास्तविक खातों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अगर इनमें अशुद्धियाँ है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है भाई, यदि सकल लाभ अनुपात 25% है, अशुद्ध लाभ अनुपात 12% है, विक्रय 21,600 रुपये है, तो बिक्री माल की लागत ज्ञात कीजिए। तो हमारे से क्या पूछ रहा हो, वो यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछ रहा हो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट पूछ रहा कितनी है। अब देखो इसने एक चीज़ क्या कहा, सोल्व कर लेते हैं। ये पूछ रहा कि ग्रोस प्रॉफिट रेशो, ठीक, यानी कि सकल लाभ अनुपात कितना है भाई, 25% है। तो आप 100 का 25% निकाल लोगे, ठीक भाई, तो कितना आएगा, 25 रुपये आ जाएगा। और आप कितना मान के चल रहे हो, 100 रुपये, तो 100 में से आप 25 रुपये घटा दो तो कितना बचेगा आपके पास, 75 रुपये, ठीक। यानी कि आपके पास एक तरीके से 75% बच गया। एक कह रहा है कि बेचे गए माल की लागत आपको ज्ञात करनी है। तो बेचे गए माल की लागत को आपको क्या करना, देखो 21,600 रुपये की आपके पास अमाउंट है, उसका आप 21,600 गुना उसका 75%, ठीक है भाई। इसका अगर आप 75% निकाल लोगे तो आपकी अमाउंट 16,200 रुपये आएगी। कितनी आएगी, 16,200 रुपये आ जाएगी इसकी अमाउंट आपकी, ठीक है। तो इसका आपका आंसर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 भाई, निम्नलिखित में से कौन सा गैर रोकड़ व्यय का उदाहरण है। क्या पूछ रहा है भाई, गैर रोकड़ व्यय का उदाहरण पूछ रहा है हमारे से, ठीक है। कौन सा उदाहरण है इसमें। अब इसमें ऑप्शन दे रखे 4। पहला ऑप्शन है हरास, दूसरा ऑप्शन है मजदूरी और वेतन, तीसरा ऑप्शन है इसमें भवन का किराया, और चौथा ऑप्शन है टेलीफोन व्यय, ठीक है भाई। इसमें आपका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरास। जो गैर रोकड़ व्यय का उदाहरण होता है वो होता है हरास, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, मैंने वीडियो बना करके डाल ली है, उसमें आप देख लेना। इस टाइप का क्वेश्चन आपका, यानी कि इस आपके रिपीट भी हो जाए बहुत से क्वेश्चन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 भी देखो 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। रहतिया आवर्त अनुपात में रहतिया का संबंध पूछ रहा, ठीक। क्या पूछ रहा भाई, जो आपका टर्न ओवर स्टॉक है यानी कि स्टॉक आवर्त अनुपात और रहतिया का जो संबंध माप रहा है। इसमें पहला ऑप्शन क्या है भाई, पहला ऑप्शन इसमें दे रखा कि औसत विक्रय से, दूसरा ऑप्शन दे रखा बिक्री माल की लागत से, तीसरा ऑप्शन दे रखा कुल क्रय से, और चौथा ऑप्शन दे रखा कुल संपत्ति से, ठीक भाई। जो आपका इसमें क्वेश्चन है इसमें 60, आपका जो इसका फॉर्मूला है वो है इसमें है भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक भाई।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर, इसमें एक ऑप्शन इसका जो आंसर है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से आपका जो इसमें करोगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस के क्लोजिंग स्टॉक, ठीक, अपॉन 2। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो जब आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल कर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, जो आपका रहतिया अनुपात है इसका संबंध पूछ रहा। तो इसका जो संबंध है वो है बिक्री माल की लागत से। किससे है भाई? बिक्री माल की लागत से, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है भाई, डू पॉन्ट विश्लेषण संबंधित होता है। ठीक भाई, जो डू पॉन्ट कंपनी है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चालू संपत्तियों के विश्लेषण से, ऑप्शन बी लाभ के विश्लेषण से, ऑप्शन सी पूंजी बजटन से, और ऑप्शन डी स्थायी संपत्तियों के विश्लेषण से। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा भाई, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, लाभ के विश्लेषण से। किससे हो जाएगा भाई? लाभ के विश्लेषण से। डू पॉइंट कंपनी ये किसके द्वारा है भाई? ये अमेरिका कंपनी के उससे जो कारक होते हैं उससे लिया जाता है। यह डू पॉइंट चार्ट 20 को कहते हैं। ठीक भाई, आपको मैं बता दूं, जो ये आपका अमेरिका कंपनी है उसमें डू पॉइंट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 65 भाई, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से हमें ये बताना कि कौन सा कथन हमारे पास इसमें सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है अंशधारियों एवं हितधारकों के लिए वित्तीय विवरण सूचनाओं का प्रमुख स्रोत होते हैं। ऑप्शन बी है भाई समता पर प्रत्यय तथा प्रति अंश अर्जन एक और एक ही बात होती है। ऑप्शन सी अम्ल परक अनुपात की गणना करके इन्वेंट्री को चल संपत्ति में नहीं शामिल किया जाता है। और ऑप्शन डी है भाई ऋण समता अनुपात फर्म के दीर्घकालीन शोधन क्षमता का मापन करता है। तो भाई आपको मैं बता दूं, इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर बी हो जाएगा। समता पर प्रत्यय तथा प्रति अंश अर्जन एक और एक ही बात होती है, यानी कि इसमें ये सत्य नहीं है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, एक ऋण पत्र में नहीं है। ठीक है भाई, एक ऋण पत्र में नहीं है तो क्या नहीं होते हैं भाई? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्थिर ब्याज दर, ऑप्शन बी परिपक्वता अवधि, ऑप्शन सी वोटिंग अधिकार, और ऑप्शन डी परिसमापन में प्राथमिकता। ठीक है भाई। अब आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, जो ऋण पत्रधारी होते हैं उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता। ठीक है भाई, क्या नहीं होता भाई? वोटिंग देने का अधिकार नहीं होता जो ऋण पत्रधारी होते हैं। ठीक, अंशधारियों को वोटिंग देने का अधिकार होता है, पर जो ऋण पत्रधारी होते हैं यानी कि डिवेंचर्स होल्डर होते हैं उनको वोटिंग देने का अधिकार नहीं होता। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 64, ऋण पत्रों का कारोबार होता है। ऋण पत्रों का कारोबार होता है तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है इसका स्कंद विपणनी में, ऑप्शन बी मुद्रा बाजार में, ऑप्शन सी वस्तु विपणनी में, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका आंसर है भाई पहला। ठीक भाई, संयुक्त विपणनी में। ठीक भाई, जो ऋण पत्रों का कारोबार होता है वो स्कंद विपणनी में होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 65, जमा प्रमाण पत्र जो अधिकतम परिपक्वता अवधि के लिए जारी किया जा सकता है वह है, यानी कि कितने दिन के लिए जमा प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं? ऑप्शन ए 45 दिनों के लिए, ऑप्शन बी 60 दिनों के लिए, ऑप्शन सी 12 महीनों के लिए,
ऑप्शन डी 90 दिनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा ऑप्शन सी 12 महीनों के लिए। ठीक, कितने के लिए भाई? 12 महीनों के लिए। अब आपको एक चीज़ और बता दूं भाई, इसमें अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि जमा प्रमाण पत्र की जो अधिकतम परिपक्वता अवधि है और अधिकतम की जगह पूछ ले न्यूनतम, ठीक भाई, तो न्यूनतम में आ जाएंगे भाई 7 दिन। कितने आ जाएंगे? 7 दिन आ जाएंगे। अधिकतम 12 महीने होते हैं और न्यूनतम 7 दिन होते हैं उसमें जमा प्रमाण पत्र को की अवधि के लिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, क्वेश्चन नंबर 65 की का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, जमा प्रमाण पत्र जो कम से कम परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जाएंगे वह है। अब देखो, इसमें पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई? पहले क्वेश्चन में पूछा अधिकतम, तो अधिकतम है 12 महीने के लिए। ठीक, अब इसमें पूछा कम से कम यानी कि न्यूनतम, और न्यूनतम है इसमें 7 दिन के लिए। ठीक भाई, तो दोनों क्वेश्चन एक ही पॉइंट से पूछ लिए गए इसमें, तो दोनों एक ही जगह क्वेश्चन ये आगे। अधिकतम संख्या 12 महीने और जमा प्रमाण पत्र की जो कम सम या न्यूनतम अवधि होती है वो 7 दिन के लिए होती है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन इसका सी और इसका बी हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 67, अल्पकालीन निधि के सौदे किए जाते हैं। अल्पकालीन निधि के सौदे किए जाते हैं, तो ऑप्शन ए पूंजी बाजार में, ऑप्शन बी मुद्रा बाजार में, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा वस्तु बाजार में, और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 67 है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा मुद्रा बाजार में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, ट्रेजरी बिल की अवधि सामान्यतः होती है। जो ट्रेजरी बिल है उसकी अवधि सामान्यतः कितनी होती है भाई? तो इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए 91 दिन, ऑप्शन बी 182 दिन, ऑप्शन सी 364 दिन, और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें ट्रेजरी बिल की जो अवधि होती है वो होती है 364 दिन की। ठीक है भाई, कितनी होती है? 364 दिन की होती है। और ये जो ट्रेजरी बिल है, ठीक, वो किसके द्वारा, मतलब किस विभाग के द्वारा या किसके द्वारा जारी किया जाता है? वो किया जाता है भाई अमेरिका के द्वारा। ठीक भाई, यो किया जाता है अमेरिका सरकार के द्वारा। अमेरिका जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ट्रेजरी बिल की एक चीज़ हो रहा है, ट्रेजरी बिल जो जारी की जाती है वो अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, और ये जो ऋण है ये अल्पकालीन है। क्या है भाई? ये अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म लोन के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जो इसकी अवधि 364 दिन होती है। कहने का मतलब 1 वर्ष। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा मुद्रा बाजार का दस्तावेज नहीं है? ठीक भाई, कौन सा मुद्रा बाजार का दस्तावेज नहीं है? ऑप्शन ए ट्रेजरी बिल, ऑप्शन बी विनिमय बिल, ऑप्शन सी कॉमर्शियल पेपर, और ऑप्शन डी बॉन्ड्स। ठीक भाई, अब इसने किसके बारे में बात करी है भाई? मुद्रा बाजार के बारे में बात करी है। तो इसमें आपका जो दस्तावेज है ट्रेजरी बिल भी चल जाएगा, विनिमय बिल भी चल जाएगा, कॉमर्शियल पेपर चल जाएगा, पर जो आपका बॉन्ड है वो नहीं चलने का, क्योंकि बॉन्ड एक अलग चीज़ होती है। ठीक, ये शेयर्स होते हैं, इसलिए इनका ये चीज़ नहीं चलने की, बॉन्ड नहीं आने का अब इसके अंदर। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा बॉन्ड्स। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 70, जब प्रतिभूतियों के क्रय का अधिकार दिया जाता है तो यह कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई? ऑप्शन ए कॉल विकल्प, ऑप्शन बी फुट विकल्प, ऑप्शन सी कॉल एवं फुट विकल्प,
ये सभी। तो इसका जो आंसर है भाई वो है पहला। कोल विकल्प के द्वारा इसका क्रय का अधिकार दिया जाता है। ठीक है भाई, जिसको हम फुट विकल्प कहते हैं, इसका ये है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अब हमें ये देखना कि कौन सा कथन हमारा सत्य है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, नवनिर्गमन बाजार नवीन प्रतिभूतियों के साथ सौदा करता है। ऑप्शन बी, नवनिर्गमन बाजार मौजूदा प्रतिभूतियों के साथ सौदा करता है। ऑप्शन सी, नवनिर्गमन बाजार सूचीयन प्रतिभूतियों के साथ सौदा करता है। ऑप्शन डी, नवनिर्गमन बाजार केवल ऋण प्रतिभूतियों में सौदा करता है। तो आपको एक चीज़ और मैं बता दूं भाई, इसने सत्य पूछा। देखो, एक तो ये जो केवल शब्द है ये निगेटिव शब्द होता है। ठीक, अब इसमें इसका जो आंसर है वो है भाई पहला। कौन सा है भाई? पहला। देखो, इसमें नवनिर्गमन और नवीन प्रतिभूतियों के बारे में ही बात की गई है। ठीक है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, व्यापार संतुलन से अभिप्राय होता है। ठीक भाई, तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं, या ऑप्शन ही सीधा आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा भाई डी। ठीक भाई, वस्तुओं का निर्यात घटा वस्तुओं का आयात। ठीक है भाई, इसका जो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 73, देखो जीडीपी से संबंधित एक 2-3 क्वेश्चन 2021 के पेपर में भी आए थे। अब देखो जीडीपी से संबंधित 2020 के क्वेश्चन पेपर में भी है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जीडीपी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है भाई, इसमें कौन सा कथन सत्य पूछ रहा। पहला ऑप्शन है जीएनपी माइनस कोष्टक एक्स माइनस एम कोष्टक बंद बराबर जीडीपी। ऑप्शन बी, मौद्रिक जीडीपी कोमा स्थिर मूल्यों पर जीडीपी का मूल्य है। ऑप्शन सी, जीडीपी बराबर मजदूरी प्लस लाभ प्लस ब्याज। और ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों राइट है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 74, व्यक्तिगत आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 74 है, तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, व्यक्तियों को मिलने वाली हस्तांतरण आय। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 75, यदि सीमांत उपयोगिता शून्य है तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। यदि सीमांत उपयोगिता शून्य है तो कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी भाई? अधिकतम हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में शुद्ध एकाधिकार में कीमत एवं सीमांत आगम के बीच का संबंध यानी कि इसका अंतर पूछ रहा, क्या अंतर है। तो इसमें आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा डी। ये परस्पर बराबर होते हैं। शुद्ध एकाधिकार और सीमांत आगम, इनके बीच का जो संबंध है वो बराबर होता है, यानी कि परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध एकाधिकार की विशेषता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 77 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ए, निम्न मांग की कीमत लोच। ठीक है भाई, निम्न मांग की कीमत लोच। क्वेश्चन नंबर 78, एक व्यक्तिगत मांग वक्र दाईं ओर नीचे की ओर गिरता है क्योंकि। ठीक है भाई। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा पहला, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम काम करता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर
79, यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, ठीक है भाई, यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो क्या होता है भाई, तो इसमें पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन राइट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बी और सी, सॉरी भाई, इसका जो आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी कि दूसरा और तीसरा ये दोनों ऑप्शन इसी के अंदर आ जाएंगे। स्थापन वस्तु की मांग में वृद्धि होती है और उस वस्तु की मांग में कमी होगी, तो इसलिए इसका आंसर बी और सी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन अल्पाधिकार की विशेषता नहीं है। अब इसमें विशेषता नहीं पूछा है, ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। फर्मों द्वारा कार्टेल उत्पादन संघ बनाने की संभावना, ये इसमें इसका निगेटिव है, बाकी सारे इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 81, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हानि होने के बाद भी एक फर्म तब तक उत्पादन जारी रखेगी, कब तक जारी रखेगी भाई। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा इसमें डी, ठीक भाई, डी हो जाएगा, कीमत बराबर टीसी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 82, सम सीमांत उपयोगिता नियम में कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा इसमें ए, प्रतिस्थापन का नियम, ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 83, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार, ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर है इसमें ए हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रथम इकाई पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 84, पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर डी हो जाएगा भाई, आंसर डी हो जाएगा, फर्में दीर्घकाल में अतिरिक्त लाभ अर्जित कर सकती है, ठीक, ये कथन इसमें सत्य नहीं है। अब आपको मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 70 से, अब देखो इसमें जो इकोनॉमिक्स की बुक है आपकी बीकॉम फर्स्ट ईयर, ठीक, बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें से अब ये देख लो 15 क्वेश्चन आपके पुटअप हुए हैं, ठीक। बाकी देखो जो भी आपके पास बुक है उससे तैयारी कर लो, या इस साल जो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, उससे तैयारी कर लो, ठीक। और एमकॉम में भी फर्स्ट सेमेस्टर में एमकॉम में भी ये इकोनॉमिक्स है तो उससे तैयारी कर लो। तो इकोनॉमिक्स की बुक से 15 क्वेश्चन देखो पूछे गए हैं इसमें, ठीक है, तो इससे बढ़िया तो बात कुछ है ही नहीं, एक ही बुक से 15 क्वेश्चन पूछे गए, नहीं तो बाकी जो भी बुक है इसमें किसी से एक किसी से 2 क्वेश्चन इस तरह पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 85, फुटकर बैंकिंग उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा ए, घरेलू ऋण, ठीक भाई। फुटकर बैंकिंग उत्पाद जो है वो घरेलू ऋण है। ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया था, अब 2020 में भी है भाई ये, ठीक। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, वैश्विक व्यापार के नियमों को निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्गमित करता है, तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विश्व व्यापार संगठन। ऐसे संबंधित क्वेश्चन बहुत, कभी ये तो सन पूछ लेगा ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है, और कभी ये उसके बारे में पूछ लेगा कौन सा संगठन का कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 87, बैंकिंग क्षेत्र में ECS का अभिप्राय किस शब्द से है, तो क्वेश्चन नंबर 87 का तो जो आंसर हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 88, उस प्रक्रिया को जिसमें जब अपराधी निर्दोष व्यक्तियों के विवरण का उपयोग कर उसके खाते का दुरुपयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, फिशिंग। क्वेश्चन नंबर
जो आपका पेपर मैंने आपको की तैयारी कराई थी 2021 के पेपर की, उसमें भी फिशिंग के संबंध में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया, यानी कि इस टॉपिक से संबंधित का कई टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए आप इसकी भी अच्छे से तैयारी कर लीजिए इस टॉपिक की, फिशिंग की। क्वेश्चन नंबर 89, बैंक की फिक्स्ड जमा राशि को जाना जाता है। ठीक भाई, यानी कि बैंक में जब फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ठीक, देखो भाई 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, उसको पूछ रहा। ऑप्शन क्या है भाई, टर्म डिपॉजिट, ऑप्शन बी रिंग डिपॉजिट, ऑप्शन सी डिमांड डिपॉजिट और ऑप्शन डी करंट डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 89 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा ए, टर्म डिपॉजिट। अब इससे संबंध भी एक क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया था। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 90, भारत में म्यूचुअल फंड्स के व्यवसाय का नियमन कौन करता है। ऑप्शन दे रखे हैं भाई, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, सेबी या स्कंद विपणनियां, यानी कि स्टॉक मार्केटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा इसमें सी, सेबी के द्वारा। ठीक भाई, जो नियम बने गए हैं वो सेबी के द्वारा बने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 91, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक भाई, कब हुई थी, ये हुई थी 1944 में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा भाई। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक भाई, विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है भाई। ठीक, जिसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सदस्य राष्ट्रों का पुनः निर्माण करना होता है भाई। ठीक भाई, क्या होता है, राष्ट्रों का पुनः निर्माण करना होता है। और इसका जो मुख्यालय है भाई, वॉशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में। ठीक, कहाँ सी है, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। तो क्वेश्चन नंबर 92, वाणिज्य बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता। ठीक भाई, तो इसमें कौन सा कार्य नहीं होता, तो इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा इसमें डी, मौद्रिक नीति का नियंत्रण करना वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं होता। ठीक भाई। अब क्वेश्चन नंबर 93, ये क्वेश्चन नंबर 93 आपको कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा, पीसीएस के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, नेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, और ये आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें भी देखने को मिलता है। ठीक है, और 2021 के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया था। अब 2020 में भी है भाई ये क्वेश्चन। तो ये पूछ रहा नरसिम्हा समिति संबंधित थी। ठीक भाई, तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो आंसर है वो है इसमें आपका सी, बैंकिंग संरचना सुधार से। ठीक भाई, नरसिम्हा समिति जो थी वो बैंकिंग की संरचना, यानी कि बैंकिंग में जो त्रुटियां थी उसके सुधार में इन्होंने अपने विचार या एक कमेटी सरकार ने गठित करी थी नरसिम्हा समिति से। तो उन्होंने बताया था बैंकिंग से संबंधित कौन कौन सी त्रुटियां किस और कैसे उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 94, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी का निर्माण हो सकता है। अब क्या पूछ रहा भाई, कंपनी का निर्माण पूछ रहा क्वेश्चन नंबर 94 में। सॉरी, ऑप्शन ए केवल एक व्यक्ति से भी, ऑप्शन बी 2 से कम व्यक्तियों से नहीं, ऑप्शन सी कम से कम 7 व्यक्तियों से, और ऑप्शन डी कम से कम 50 व्यक्तियों से। अब ये पूछ रहा भाई कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी का निर्माण जो हो सकता है वो एक व्यक्ति से भी हो सकता है, केवल एक व्यक्ति से भी। ठीक, इससे अधिक भी कर सकते हैं, पर केवल एक व्यक्ति से भी कंपनी का निर्माण हम कर सकते हैं। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 95, यदि एक को छोड़कर
समस्त साझेदार दिवालिया हो तब क्या होता है भाई। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। केवल साझेदारी का विघटन हो जाता है। ऑप्शन सी साझेदारी संविदा का विघटन हो जाता है। ऑप्शन सी दिवालिया साझेदार स्वचालित रूप से व्यवसाय बाहर हो जाता है। ऑप्शन डी साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा भाई डी। ठीक भाई, इसका आंसर हो जाएगा डी। यदि एक को छोड़कर सारे साझेदार दिवालिया हो तो साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है, यानी कि उसका समापन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96। एक्स वाई तथा जेड साझेदार है जो लाभ हानि का वितरण क्रमशः 1/5, 1/3 तथा 7/15 के अनुपात में करते हैं। जेड अवकाश ग्रहण करता है और उसके हिस्से को एक्स और वाई के 3:2 के अनुपात में लिया। तो नया अनुपात पूछ रहा भाई ये। ठीक भाई, तो नया अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसका जो पुराना अनुपात है भाई 3:। तो भाई आपको मैं बता दूं, इसका जो सीधा आंसर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, 12:13। थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन लंबी पड़ जाएगी। ठीक है भाई, तो इसका 12:13 आ जाएगा। वैसे तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, देखो भाई 1/5, 1/3 और 7/15 है और जेड का अनुपात ये है इसमें। ठीक है भाई, तो इसमें जेड का अनुपात कितना है भाई 7/15 है। ठीक, तो इसके अनुसार इसका जो पुराना अनुपात हो जाएगा 3:5:7 हो जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग इसमें एक्स और वाई के अनुपात में इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वह कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, मैं आपको बाद में करा दूंगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97। ए तथा बी एक फर्म में साझेदार है जिनका अनुपात 3:2 है। ठीक भाई, सी को 1/3 के लिए हिस्सेदार बनाया है। लाभ हानि बांटने का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो इन दोनों का योग बैठ जाएगा 5। ठीक, तो 3/5 और इसका जो सी को हिस्सेदार बनाया वो बनाया 1/3। तो इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे इस तरह 1 - 1/3 यानी कि 2/3। ठीक भाई, तो गुना हो जाएगी 2/3। ऊपर ऊपर की गुना नीचे नीचे गुना, 3 दूनी 6, 15 यानी कि 6/15 किसका हिस्सा आ गया, ये आ गया ए का हिस्सा। ठीक भाई, बी का हिस्सा क्या है, बी के लिए भी निकाल लेते हैं भाई। ठीक, तो 2/5 और 2/3 तो यानी कि 4/15 ये आ गया बी का हिस्सा। तो कितना आ गया भाई ए और बी का हिस्सा भी फिलहाल ए और बी का हिस्सा आ गया 6/15 और 4/15। तो अब किसका हिस्सा रह गया भाई, सी का हिस्सा रह गया। ठीक है, और सी कितने हिस्से में है 1/3 और इन दोनों का अनुपात कितना है 5/5 यानी कि 5:15। तो योग कितना हो जाएगा 5:15 हो जाएगा। ठीक भाई, तो अनुपात क्या आ गया 6:4:5। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा भाई। ये अनुपात इस तरह अनुपात निकल कर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 6:4:5। इसका क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 98। एक्स कंपनी लिमिटेड ने 28,80,000 की संपत्ति खरीदी। कंपनी ने क्रय प्रतिफल का भुगतान प्रत्येक 100 रुपये वाले ऋण पत्रों को 4% बट्टे पर निर्गमित किया। ठीक भाई, कंपनी को संपत्ति विक्रेता को जो ऋण पत्र निर्गमित किए हैं वो कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का जो आंसर है वो इस तरह हो जाएगा। देखो पहले 100 रुपये पे 4% डिस्काउंट निकाल लो,
तो कितना आ जाएगा भाई, 4 रुपये। तो यानी कि 100 रुपये में से 4 रुपये हम माइनस करेंगे तो 96 रुपये हमारे पास बचेंगे। तो यानी कि 96 रुपये पर जारी हुए है, तो हम क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चन को करेंगे 28,80,000। ठीक, इसको 96 रुपये से भाग कर देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास 30,000, यानी कि 30,000 शेयर्स आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो आंसर पहला हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ऋण पत्रों की संख्या निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 99, एक मशीन 4,000 में क्रय करी। ठीक भाई, जो मशीन का अनुमानित जीवन काल है वो 3 वर्ष है और जीवन अवधि के अंत में 32 रुपये का अवशिष्ट मूल्य है। ठीक भाई, क्या है भाई, 32 रुपये का अवशिष्ट मूल्य प्राप्त होता है। तो अनुमान लगाया जाता है, तो मूल्य क्या पूछ रहा है, इसकी परसेंटेज पूछ रहा, मूल्य ह्रास की परसेंटेज पूछ रहा, किस प्रकार ज्ञात होगी। तो इसमें आपको एक चीज़ और बता दो, इसका एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है इसका भाई, अवशिष्ट मूल्य। तो अवशिष्ट मूल्य कितना है, 32। ठीक, और मशीन की लागत कितनी है, 4,000। ठीक भाई, और गुना 100। अब ये क्वेश्चन और 1 माइनस, ठीक, 1 माइनस √32/4000 गुना 100। इसकी कैल देखो, अब थोड़ा सा वो कर लो भाई, इसकी 4 से कट जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, 1,000। ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा इसमें 1 माइनस, ठीक भाई, क्या आ जाएगा 1 माइनस √8/1000 और गुना 100। ठीक, तो ये 3 का इसका घन भी तो हो सकता है। ठीक भाई, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी तरह इसका वो आ जाएगा, इसका 10 से निकल कर आ जाएगा। ठीक भाई, तो इसका अंडर रूट जो बैठेगा वो बैठेगा 1 माइनस कोष्टक 2/10 और गुना 100। ठीक है भाई, अब देख लो भाई, इसको 2 पंजे 10, 5 दूनी 20, यानी कि आप क्या करोगे, इसका 20% वो आ गया। अब इसमें आप क्या करना, 1 में से आपको 20 घटाना है, यानी कि 0.80 बैठेगा। तो यानी कि 100 से गुना कर देंगे, तो यानी कि आपका आ जाएगा 80%। कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। तो इसका इसलिए आंसर आ जाएगा आपका बी, 80 प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 100, सुनिधि ने तलपट में निम्नलिखित सूचनाएं शामिल करी। पहला पॉइंट क्या दे रखा, प्राप्त छूट 1200 रुपये। दूसरा ऑप्शन दे रखा है देनदारों पर छूट के लिए संचय 1800 रुपये और लेनदारों पर छूट के लिए 1600 रुपये का प्रावधान है। ठीक, लाभ हानि खाते में राशि पूछ रहा, कितनी जाएगी, कितनी क्रेडिट होगी लाभ हानि खाते में। ठीक भाई, अब देखो जो प्राप्त छूट है वो आपकी जो प्राप्त छूट है वो आपकी बाई की साइड लिखी जाएगी 1200 रुपये। आपका जो P&L अकाउंट है वो P&L अकाउंट में बाई की साइड लिखी जाएगी भाई आपकी 1200 रुपये, क्योंकि ये प्राप्त हो रहे हैं आपको। ठीक है, और ये कह रहा कि भाई लेनदारों पर छूट के लिए जो प्रावधान है वो कितना है भाई, 1600 रुपये का है। ठीक, और ये कह रहा कि लेनदारों पर छूट के लिए जो संचय हो रही है वो हो रही है 1800 के लिए। कितनी हो रही है भाई, 1800 के लिए। तो भाई इन दोनों का योग कितना हो जाएगा भाई, 2800 में से 1800 रुपये घटा देंगे तो 1000 रुपये का हमारे पास ये आ जाएगा। तो इन्हों कह रहा कि भाई क्रेडिट में कितनी राशि शेष हो जाएगी। ठीक भाई, तो इसका पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 1000 रुपये। ठीक है भाई, इस प्रकार मैंने आपकी 2021 का जो पेपर था उसकी तैयारी करा दी। ठीक भाई, ये 2020 का पेपर है। ठीक है, और अब मैं 2019 का पेपर आज शाम तक भी अपलोड कर दूंगा। ठीक भाई, तो
आपके एक चीज़ और बतानी है भाई, आपके जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, क्योंकि 6 जुलाई का पेपर है, दिन ज़्यादा नहीं बच रहे। ठीक है, आज 26 तारीख होगी, तो ज़्यादा दिन नहीं है, तो इसलिए मैं आपकी अब स्पीड ज़्यादा कर दूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक दिन में दो दो पेपर भी अपलोड कर दूं। तो 2019 का पेपर है, फिर 2018 का पेपर है आपका। ठीक है भाई, तो इसलिए मैं आपका जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, और आपको थोड़ी सी तैयारी अपने आप भी करनी है। जो मैं एक वीडियो अभी बना के, छोटी सी वीडियो बना करके डालूंगा कि किन किन बुक से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, 2021 का पेपर हो गया, 2020 का पेपर हो गया, 2019 का पेपर शाम तक अपलोड कर दूंगा, 18 17 यानी कि 2015 तक के तो मेरे पास पेपर है। उसके बाद भी मैं बीच बीच में कंटेंट जारी करता रहूँगा, आपकी तैयारी भी। और मैं आपको ये बता दूंगा भाई, बुक आपको किस से तैयारी करनी है। ठीक है भाई, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।